रामायण में छिपे साइंस और भविष्यवाणी के चैन चौंकाने वाले रहस्य। क्या रामायण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ है या इसमें छिपे हैं भविष्य की वैज्ञानिक खोजों के रहस्य? क्या यह संभव है कि हजारों साल पहले हमारे ऋषियों के पास ऐसी प्राचीन तकनीकें थी जिन्हें आज का विज्ञान भी समझने में असमर्थ है? आज हम आपको बताएंगे 7 ऐसे रहस्य जो विज्ञान को भी हैरान कर देंगे। कल्पना कीजिए, अगर आज से हजारों साल पहले कोई ऐसा विमान था जो अपनी इच्छा से कहीं भी उड़ सकता था, या फिर एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जो परमाणु बम से भी ज्यादा शक्तिशाली था। क्या राम सेतु एक चमत्कार था या फिर यह प्राचीन इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा प्रमाण है? साइंटिफिक रहस्य, पुष्पक विमान, प्राचीन एरोनॉटिक्स। रामायण में रावण के पुष्पक विमान का उल्लेख एक रहस्यमय और असाधारण विज्ञान को दर्शाता है जो आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी चौंकाने वाला लगता है। क्या सच में रावण का पुष्पक विमान यूएफओ जैसी टेक्नोलॉजी से जुड़ा था? रामायण के अनुसार पुष्पक विमान एक विशाल, अद्भुत वायुयान था जो आकाश में तेज गति से उड़ता था। यह विमान न केवल यात्रा के लिए था बल्कि इसे कहीं भी जाने के लिए सक्रिय किया जा सकता था। रावण के पास यह विमान था और उन्होंने इसका उपयोग कई बार अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए किया। यह विमान केवल एक साधारण यान नहीं था बल्कि यह वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत उन्नत था। जब हम इसे आज के विमान विज्ञान से जोड़ते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि शायद यह प्राचीन समय में विकसित एक उच्च तकनीक का प्रतीक था। नासा के एरोस्पेस इंजीनियरों की तुलना में यह विमान बहुत सारी उच्च स्तरीय एरोनॉटिक्स तकनीकों को दर्शाता है, जैसे विमान की गति, ऊर्जा की गति और दिशा को नियंत्रित करने का तरीका जो हमें आज के यूएफओ के वर्णन में मिलता है। हम आधुनिक विमान और पुष्पक विमान की तुलना करते हुए देख सकते हैं जिसमें विमान के आकार, डिजाइन और उड़ान की गति की समानताएं दर्शाई गई है। यह रहस्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में हमारे प्राचीन समय में ऐसे तकनीकी विकास थे जो हम आज के युग में भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। राम सेतु एक इंजीनियरिंग चमत्कार। राम सेतु, जिसे श्री राम सेतु भी कहा जाता है, भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में स्थित एक रहस्यमय संरचना है। यह सेतु आज भी कई रहस्यों से घिरा हुआ है, विशेष रूप से इसके तैरते पत्थरों को लेकर। वैज्ञानिकों ने इसे एक इंजीनियरिंग चमत्कार माना है जो न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि तकनीकी दृष्टि से भी बहुत अद्भुत है। राम सेतु के तैरते पत्थरों का विज्ञान क्या कहता है? राम सेतु में पाए गए पत्थर जो पानी में तैरते हुए दिखाई देते हैं, उनका वजन सामान्य पत्थरों से अधिक होता है, फिर भी ये समुद्र के पानी में तैरते हैं। वैज्ञानिक विश्लेषण से यह सामने आया है कि ये पत्थर एक विशेष प्रकार के हल्के पदार्थ से बने हुए हैं जिनमें एक प्राकृतिक गुण है जो इन्हें तैरने में सक्षम बनाता है। इन पत्थरों की संरचना और गुणों ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है और यह सवाल खड़ा किया है कि क्या यह पत्थर प्राचीन तकनीक से बने थे या फिर कुछ और रहस्यमयी ताकतें काम कर रही थी। नासा की सैटेलाइट इमेज और पुरातात्विक रिसर्च से तुलना। नासा की सैटेलाइट इमेज से राम सेतु की संरचना को साफ-साफ देखा जा सकता है। इन चित्रों में समुद्र के तल से जुड़ी इस संरचना के पत्थर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं जो एक सुगठित और व्यवस्थित तरीके से रखे गए हैं, जैसे किसी प्राचीन सेतु के अवशेष। पुरातात्विक रिसर्च ने भी इस बात की पुष्टि की है कि यह संरचना मानव निर्मित हो सकती है जो लाखों साल पुरानी है। यह निर्माण किसने किया और किस उद्देश्य से, यह आज भी एक बड़ा सवाल है। कि राम सेतु न केवल एक ऐतिहासिक संरचना है बल्कि यह प्राचीन इंजीनियरिंग की एक मिसाल भी है। राम सेतु का रहस्य न केवल हमें हमारे अतीत से जोड़ता है बल्कि यह हमारे ज्ञान और विज्ञान के दृष्टिकोण को भी चुनौती देता है। क्या यह सचमुच प्राचीन विज्ञान का चमत्कार था या फिर यह कोई ऐसी रहस्यमयी तकनीक थी जिसे हम आज भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं? रावण के 10 सिर, क्या यह मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था? रामायण के राक्षस राजा रावण के 10 सिर, जो उसकी अपार शक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रतीक माने जाते हैं, न केवल एक रहस्यपूर्ण प्रतीक है बल्कि इन सिरों के पीछे गहरी मानसिक और भावनात्मक परतें भी छुपी हो सकती हैं। क्या रावण का यह जेट सिर वाला रूप
सच में उसकी मानसिक स्थिति और व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। क्या यह मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एमपीडी का संकेत था? क्या रावण के 10 सिर प्रतीकात्मक थे? रावण के 10 सिर को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। यह प्रतीकात्मक रूप से रावण के अद्वितीय गुणों जैसे उसकी बुद्धिमत्ता, शक्ति और उसके दुष्कर्मों के प्रतीक को दर्शाता है। उसके प्रत्येक सिर के पीछे एक विशेष शक्ति और विशेषता छुपी हुई थी। इन सिरों के माध्यम से रावण ने मानव और देवता के बीच संतुलन खो दिया था, जिसे उसके भीतर की अंधी शक्ति और बुराई प्रकट हुई। मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी और साइकोलॉजी में इसका अर्थ, गहरे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में रावण का यह डैश सिर कुछ हद तक मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी से उनसे मेल खा सकता है, जिसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया था। गार्डनर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में 8 प्रकार की बुद्धिमत्ताएं हो सकती हैं, जैसे तार्किक, भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक बुद्धिमत्ता। रावण का प्रत्येक सिर विभिन्न बुद्धिमत्ता को दर्शा सकता है, जो उसकी बहुआयामी सोच और उसकी जटिल मानसिकता को प्रकट करता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह भी हो सकता है कि वह अपनी इन क्षमताओं का संतुलन खो बैठा था, जिससे उसका व्यक्तित्व विकृत हो गया। अगर हम इसे मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो रावण का यह 6 सिर उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का संकेत भी दे सकता है। यह मानसिक स्थिति तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति की पहचान विभाजित हो जाती है और वे विभिन्न व्यक्तिगतताओं के रूप में व्यवहार करने लगते हैं। रावण के सिरों का असंतुलित आंतरिक संघर्ष और उसके विभिन्न रूप शायद इस मानसिक विकार का प्रतीक हो सकते हैं। अग्नि परीक्षा, क्या यह डीएनए टेस्ट जैसा था? रामायण के एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद घटना सीता माता की अग्नि परीक्षा को लेकर कई तरह की बहसें और विश्लेषण किए गए हैं। क्या यह घटना केवल एक आध्यात्मिक प्रतीक है या इसे एक प्राचीन सत्यापन प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है, जैसा कि आजकल हम डीएनए टेस्ट को एक सत्यापन के रूप में मानते हैं? धार्मिक दृष्टिकोण से अग्नि परीक्षा, रामायण के अनुसार जब सीता माता को रावण के बंदीगृह से मुक्त किया गया और उन्हें वापस राम के पास लाया गया तो लोगों ने उनके पवित्रता पर सवाल उठाए। राम के राज्य में समाज की स्वीकृति पाने के लिए सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी। उनका मानना था कि अग्नि, जो स्वच्छता और शुद्धता की प्रतीक है, उनके निर्दोष और पवित्र होने का प्रमाण है। जब सीता माता ने अग्नि में प्रवेश किया तो उन्होंने अग्नि से निकलने के बाद पूरी तरह से शुद्ध और निर्दोष साबित कर दिया। यह घटना धार्मिक दृष्टिकोण से यह संकेत देती है कि आत्मा की पवित्रता और सत्यता को किसी भौतिक सत्यापन से ज्यादा आध्यात्मिक और दिव्य तरीके से प्रमाणित किया जाता है। विज्ञान और आधुनिक दृष्टिकोण, आज के समय में हम डीएनए परीक्षणों का उपयोग करते हैं ताकि किसी व्यक्ति की शुद्धता, वंशावली या सत्यता की पुष्टि की जा सके। क्या अग्नि परीक्षा को इस प्रकार के एक सत्यापन प्रणाली के रूप में समझा जा सकता है? विज्ञान कहता है कि अग्नि परीक्षा शारीरिक रूप से एक असंभव प्रक्रिया थी, जिसमें किसी का बच पाना बिना किसी तकनीकी हस्तक्षेप के मुश्किल था। लेकिन क्या यह एक सांकेतिक तरीका था जो किसी प्रकार की प्राचीन प्रणाली को दर्शाता था, जैसे कि शुद्धता और सत्यता की परीक्षण प्रणाली? क्या यह सीता माता के मानसिक और आत्मिक शक्ति को साबित करने का तरीका था? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह घटना एक तरह का प्राचीन मानसिक सत्यापन प्रणाली हो सकती है, जो आजकल के डीएनए परीक्षणों से जुड़ी हो सकती है। जैसे डीएनए टेस्ट के माध्यम से हम किसी व्यक्ति की शुद्धता और सत्यता का पता लगा सकते हैं, वैसे ही सीता माता ने अग्नि परीक्षा के माध्यम से अपनी पवित्रता और सत्यता को साबित किया। अग्नि परीक्षा की घटना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे एक प्रतीकात्मक और वैज्ञानिक तरीके से भी समझा जा सकता है। यह सत्यापन की प्राचीन प्रणाली हो सकती है जो शुद्धता और आत्मा की पवित्रता को प्रमाणित करती थी, जैसा कि आजकल हम डीएनए टेस्ट के माध्यम से करते हैं। हनुमान जी की उड़ान, क्या यह एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी थी? रामायण में हनुमान जी का उड़ना एक प्रसिद्ध घटना है जो आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। जब हनुमान जी को अपनी शक्ति का एहसास हुआ और उन्होंने समुद्र पार करने का निर्णय लिया तो वह अपनी अद्भुत शक्ति से उड़े और लंका तक पहुंचे। इस उड़ान को कैसे समझा जाए?
क्या यह किसी प्रकार की एंटी ग्रेविटी तकनीक का प्रतीक है? वर्तमान समय में विज्ञान ने गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी को एक निश्चित नियम माना है, लेकिन हनुमान जी की उड़ान में इसे मात देने वाली शक्ति दिखाई देती है। रामायण में यह उल्लेख है कि हनुमान जी ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके समुद्र को पार किया। क्या यह सिर्फ एक आध्यात्मिक शक्ति थी या फिर यह किसी अदृश्य तकनीकी शक्ति का प्रतीक थी? कुछ वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ मानते हैं कि प्राचीन समय में कुछ ऐसी शक्तियां हो सकती थी जिन्हें हम आज के युग में एंटी ग्रेविटी तकनीक के रूप में देख सकते हैं। हनुमान जी की उड़ान को इस संदर्भ में देखा जाए तो यह सवाल उठता है कि क्या वह उस समय किसी ऐसे उपकरण या तकनीक का प्रयोग कर रहे थे जो गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होकर उड़ने में सक्षम था। वास्तव में रामायण के कुछ हिस्सों में ये संकेत मिलते हैं कि हनुमान जी के पास ऐसे दिव्य अस्त्र और शक्तियां थी जो उन्हें सामान्य मानवीय सीमाओं से परे स्थित करती थी। क्या ये शक्तियां प्राचीन भारत के वैज्ञानिक ज्ञान की मिसाल थीं, या फिर यह एक रूपक था जो हमें किसी और प्रकार के रहस्यमय ज्ञान के बारे में बताता है? इस सवाल का उत्तर न केवल विज्ञान बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी खोजा जा सकता है। हनुमान जी की उड़ान न सिर्फ एक अद्भुत घटना थी, बल्कि यह उस समय के प्राचीन ज्ञान और शक्तियों का एक उदाहरण भी हो सकता है जो आज के दौर में हमें विज्ञान की नई सीमाओं से जोड़ने की कोशिश करता है। संजीवनी बूटी, क्या यह आयुर्वेद का सबसे बड़ा रहस्य है? संजीवनी बूटी यह वह रहस्यमयी पौधा है जिसे प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में अमृता और जीवन का प्रतीक माना गया है। क्या यह सच में कहीं हिमालय की गहरी घाटियों में छिपी हुई है? क्या यह बूटी उस शक्ति को देने का सामर्थ्य रखती है जो मौत के कगार पर खड़े व्यक्ति को पुनर्जीवन दे सकती है? संजीवनी बूटी का उल्लेख रामायण में मिलता है, जब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी को लाकर लक्ष्मण की जान बचाई थी। यह आयुर्वेद में अमृत के समान माना जाता है, जो शरीर को न केवल रोगों से मुक्त करता है बल्कि शरीर को नई ऊर्जा और जीवन प्रदान करता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बूटी आज भी कहीं मौजूद है? आज के वैज्ञानिक युग में संजीवनी बूटी की खोज एक रहस्य बन चुकी है। बहुत से शोधकर्ता, आयुर्वेदिक चिकित्सक और हिमालय क्षेत्र के यात्री इस बूटी की खोज में लगे हुए हैं, लेकिन यह अदृश्य रह जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई पौधा जो जीवन देने की क्षमता रखता हो, वह कैसे अस्तित्व में आ सकता है? क्या इसके पीछे कोई जैविक या रासायनिक रहस्य छिपा है, या फिर यह सिर्फ एक मिथक है? आयुर्वेदिक चिकित्सा में संजीवनी बूटी का प्रयोग कई बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता था और यह माना जाता था कि यह शरीर के भीतर असंतुलन को ठीक करके जीवन शक्ति को बढ़ाती है। आधुनिक विज्ञान में कुछ पौधों को ऐसे गुणों के साथ पहचाना गया है जिनमें जीवाणुरोधी, रोगनाशक और ताजगी देने के तत्व पाए जाते हैं। लेकिन क्या ये गुण सच में संजीवनी बूटी जैसा कोई चमत्कारी प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं? क्या ये एक पुरानी लोक कथा है या फिर इसमें कोई वैज्ञानिक आधार छिपा हुआ है? हिमालय के शांति और रहस्यपूर्ण वातावरण में इस पौधे का अस्तित्व आज भी खोजा जा रहा है, और यह खोज आयुर्वेद और विज्ञान के बीच एक पुल बन सकती है जो हमें प्राचीन और आधुनिक चिकित्सा के बीच के संबंध को समझने में मदद कर सकती है। राम राज्य की भविष्यवाणी, क्या यह भविष्य का यूटोपियन समाज है? राम राज्य, जैसा कि रामायण में वर्णित है, एक आदर्श समाज था जहां न्याय, शांति और समृद्धि का साम्राज्य था। यह समाज ऐसे सिद्धांतों पर आधारित था जो आज भी हमारे समाज को प्रेरणा दे सकते हैं। क्या हम इस आदर्श राज्य के सिद्धांतों को आधुनिक तकनीक और एआई के साथ जोड़ सकते हैं? क्या भविष्य में हम राम राज्य की जैसी व्यवस्था देख सकते हैं जो न केवल मानवीय मूल्यों को बढ़ावा दे बल्कि तकनीकी उन्नति और भविष्य के गवर्नेंस से भी जुड़ी हो? राम राज्य में राजा राम का शासन सिर्फ एक राजनीतिक सत्ता नहीं था, बल्कि ये एक धर्मनिष्ठ नेतृत्व का प्रतीक था जो समाज के हर वर्ग के लिए समान अवसर और सम्मान सुनिश्चित करता था। वहां न तो भ्रष्टाचार था, न सामाजिक भेदभाव। हर नागरिक को एक समान अधिकार मिला और उनका जीवन सरल, शांति और संपन्नता से परिपूर्ण था। अब हम सोच सकते हैं कि क्या एआई और स्मार्ट गवर्नेंस हमें राम राज्य जैसे आदर्श समाज का निर्माण करने में मदद कर सकते हैं? आजकल के एआई सिस्टम्स, डेटा एनालिटिक्स
और स्मार्ट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस अगर सही दिशा में प्रयोग किए जाएं, तो क्या हम एक समाज बना सकते हैं जहां हर नागरिक का ध्यान रखा जाए, न्याय जल्दी और पारदर्शी तरीके से मिले और प्रशासन में कोई पक्षपाती दृष्टिकोण न हो। रामायण में वर्णित राम राज्य का असली संदेश यह है कि आदर्श शासन वह है जो न केवल तकनीकी और भौतिक उन्नति के पक्ष में हो, बल्कि जो इंसानियत, नैतिकता और समाज के कल्याण को प्राथमिकता दे। यह भविष्य में एक यूटोपियन समाज की कल्पना करता है जिसमें हर व्यक्ति को अपने अधिकार प्राप्त हो, समाज का हर हिस्सा विकसित हो और शांति की स्थिति स्थापित हो। इस विचारधारा के अनुसार अगर भविष्य में गवर्नेंस तकनीक पर आधारित होती है तो वह राम राज्य के मूल्यों को प्रकट कर सकती है, पारदर्शिता, समानता, न्याय और समृद्धि। क्या हम ऐसा समाज बना सकते हैं जो न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से सफल हो, बल्कि मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी उच्चतम मानकों तक पहुंचे? आखिरकार राम राज्य की भविष्यवाणी यह है कि यदि हम आदर्शों को आधुनिकता के साथ जोड़कर चलें, तो हम न केवल एक बेहतर वर्तमान बना सकते हैं, बल्कि भविष्य में भी आदर्श समाज की दिशा में एक कदम और बढ़ सकते हैं। रामायण के छिपे हुए रहस्यों ने न केवल हमारे इतिहास को आकार दिया, बल्कि वे आज भी हमारे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण संकेत दे सकते हैं। क्या आपको लगता है कि इन रहस्यों को समझने से हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं? अगर हाँ, तो अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें और ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाएं जो इस जान को जानने के हकदार हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और अगली बार फिर से कुछ और रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक तथ्यों के साथ हम लौटेंगे।